जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 11 पौधों में परिवहन का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मैंने भाग 1 के अध्ययन में आपको विसरण, परासरण, सुसाध्य विसरण, जीव द्रव्य कुंचन के बारे में अध्ययन कराया था। अब इसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के पार्ट्स देख रहे हैं। पहला इसमें आ रहा है आपको अंतःशोषण। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीज और सूखी लकड़ियों के द्वारा जल का अवशोषण होना है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टान एवं पत्थरों को तोड़ने का काम किया जाता है। यदि अंतःशोषण के दाब द्वारा नहीं होता तो नवोदित खुली जमीन पर नई खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः यह आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच जल द्रावणता अधिक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव्य के अंतःशोषित करता हो, अवशोषक या द्रव के बीच बंधुता होना उसकी पहली शर्त होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ लंबी दूरी तक जल का परिवहन। प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफ़ेद फूल सहित टहनी को डाला। रंग के परिवर्तन होते हुए आपने इसमें देखा। अब टहनी के कटे हुए छोर को कुछ घंटे के लिए उसी घोल में रहने दें। आपने निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा कि उसमें रंगीन पानी का परिवहन होता है। अतः ये प्रयोग आपको यह दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता संवहनी बंडल मुख्यतः जाइलम है। अब हम लोगों को और आगे बढ़ाना है तो पौधों में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा ही नहीं हो सकता। विसरण एक धीमी प्रक्रिया होती है। ये छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर होती है। उदाहरण के लिए एक प्रारूपिक पादप को लगभग 50 म्यूएम के आर पार अणु गति करने के लिए 2.5 सेकेंड का समय लगता है। इस दर पर क्या आप गणना कर सकेंगे कि पौधे 1 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगाएंगे? बड़े एवं जटिल जीवों में बहुत सारे पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन, अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान पर यह एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं सारे स्थान, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं है। इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से ही तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज और भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। इसको हम सामूहिक या थोक प्रवाह कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। दो बिंदुओं के बीच दाब की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप यह होता है। यह सामूहिक प्रवाह की विशेषता होती है। यह पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रभाव की तरह आगे बढ़ता है। यह विसरण से अलग होता है। यहाँ पर अलग अलग पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित होते हैं। थोक प्रवाह का तो धनात्मक जलीय
दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पदार्थों का पादपों में संवहन ऊतकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति का स्थानांतरण करने को ही हम थोक प्रवाह कहते हैं। क्या आपको यह याद है कि आप अपने ऊंचे पादपों की जड़ों, तनों और पत्तियों की अनुप्रस्थ काट को जब देखते हैं तो उसमें आपको संवहनी प्रणाली का अध्ययन करना होता है। उच्च पादपों में यह बहुत ही उच्च विशेषीकृत प्रकार के संवहनी ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल का और फ्लोएम जो है वो खनिज लवणों का और कार्बनिक, नाइट्रोजन और हार्मोन को जड़ से वायवीय भाग तक ले जाने में काम करता है। फ्लोएम मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के अलग अलग भागों में स्थानांतरित करता है। अब अगला टॉपिक आ रहा है, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जड़ें पेड़ों के लिए ज़्यादा जल अवशोषित करती हैं, इसलिए जल को मृदा में डाला जाता है, ना कि पत्तियों पर। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोमों पर होती है और जो कि जड़ों के अग्र सिरे पर अर्घ शीर्ष वाले भाग पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो विसरण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल, खनिज विलय के साथ साथ मूल रोमों से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक बार जब मूल रोम द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है तो वह जड़ की गहरी परतों में से दो भिन्न पथों के द्वारा गति करता है। दो भिन्न पथ इस प्रकार हैं। पहला है एपोप्लास्ट पथ, दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन, ये अगला टॉपिक है। हमने अभी देखा कि पौधे मृदा से जल का अवशोषण कैसे करते हैं, संवहन ऊतक तक कैसे पहुंचते हैं। अब यह जानने का हम प्रयास करेंगे कि जल पौधों में अलग अलग भागों में कैसे पहुंचते हैं। यह जल का चलन क्रियाशील है, अभी निष्क्रिय है, ये देखेंगे। चूंकि जल पेड़ के तनों में गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध गति करता है और इसको अब हम देखें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो पहला आता है मूल दाब। देखें, जैसा कि मृदा के अलग अलग आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में परिवर्तित या परिवर्णित होते हैं तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ता है। यह घनात्मक दाब या मूल दाब कहलाता है। तने की ऊंचाई कम होने पर जल को ऊपर भेजने के लिए यह उत्तरदायी होता है। अब हम कैसे देख सकते हैं कि मूल दाब इसमें विद्यमान है। इसके लिए एक छोटा या नरम तने वाला पौधा चुनें। जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो उसे प्रातःकाल तने के बीच में क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काटें। यदि आप जल्दी ही इसको देखेंगे कि कटे हुए हिस्से पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठाती है। ये द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण होता है। यदि आप इस तने को एक रबर की पतली नली चढ़ा दें तो वास्तव में स्त्राव के दर को माप सकते हैं और स्त्रावित दर के कारकों की संरचना को जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात और सुबह के समय देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों के द्वारा स्त्रावित होता है बूंद के रूप में। इसे हम बिंदु स्त्राव अंग्रेजी में गटेशन कहते हैं। जल परिवहन का कुल क्रिया में दाब केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। यह उच्च वृक्षों में जल के चलन के लिए
कोई भूमिका नहीं निभाता है। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम की पानी के अणुओं में निरंतर कड़ी को बनाए रखना होता है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किए गए वृहद तनावों के कारण टूटती रहती है। ज़्यादातर जल को परिवहन करने के लिए मूल दाब का कोई अर्थ नहीं होता। अधिकतर पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जनित खिंचाव से ऊपर हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। इसके बावजूद जाइलम के माध्यम से जल ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 15 मीटर प्रति घंटे तक कर सकता है। यह गति कैसी होती है? यह एक पेचीदा सवाल है। ठीक है, पौधों के द्वारा पानी ऊपर की ओर ढकेला जाता है, फिर ऊपर से खींचा जाता है। अधिकतर शोधकर्ता सहमत हैं कि पौधों द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है। इसका संचालन शक्ति पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का ही परिणाम है। जल का परिवहन, संयोजन, तनाव, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव को कौन जनित कर रहा है? ठीक है, पौधों में जल अस्थायी और प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पौधों में पहुंचने वाली पानी 1% से भी कम प्रयोग होता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों में रंध्रों के द्वारा उड़ा दी जाती है। इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन किया होगा। एक स्वस्थ पौधे को पॉलीथीन से ढककर रखने के बाद उसकी सतह पर हम देखें तो जल की बूंदों का अवलोकन करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और इससे उत्पन्न क्षति होती है। मुख्यतः पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र यह काम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पानी वाष्प बनकर उड़ती है। उसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा किया जाता है। ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं। रंध्र का बंद होना या खुलना रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर पर निर्भर करता है या उसके बदलाव के कारण होता है। हर एक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति में जब दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्ति बाहर की ओर उभरती है और अंदरूनी भित्ति जो है वो अर्धचंदाकार स्थिति में आने के लिए मजबूर हो जाती है और रंध्र छिद्र में रक्षक कोशिका की भित्ति में उपस्थित माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं की सहायता से यह होता है। सेल्यूलोज जो है वो इन माइक्रोफाइब्रिल्स का एक अभिविन्यासित अरीय क्रम होता है, ना तो अनुदैय क्रम से और जो रंध्र छिद्र से आसानी से खुल जाते हैं। पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिकाओं में स्फीति समाप्त हो जाती है तो तन्य आंतरिक भित्तियां पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाती हैं। रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। सामान्य तौर पर द्विबीजपत्री के निचली और अधिक संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, जबकि द्विपार्श्वीय मतलब एक बीजपत्री पौधों में रंध्रों की संख्या दोनों तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगभग बराबर होती है। वाष्पोत्सर्जन कई बाहरी कारकों जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति से प्रभावित होता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं रंध्रों की संख्या का वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधे में पानी की उपस्थिति इत्यादि। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जन के रूप में चढ़ना मुख्य रूप से पानी में निम्नलिखित भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। पहला है आसंजन, जल के अणुओं के बीच आकर्षण। आसंजन
जल के अणु की ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण। पृष्ठ तनाव, पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे में अधिक आकर्षण होना। पानी की ये विशेषता है कि उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करता है, जैसा एक केशिकात्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध क्षमता तथा उच्च केशिकाव अर्थात किसी पतली नलिका से चढ़ने की क्षमता। पौधे के केशिकाव से लघु व्यास वाले वाहिका तत्व जैसे ट्रैकेड और वाहिका तत्व की सहायता से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। जाइलम वाहिकाएं पानी की ज़रूरत के अनुसार जल की पत्तियों की शिरा तक पहुँचते हैं, लेकिन वह कौन सी शक्ति है जो पानी के अणु को पत्ती के मृदु तक ज़रूरत के अनुसार खींच लाती है। जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, चूंकि पानी की पतली परत कोशिका के ऊपर लगातार होती है, अतः यह जाइलम से पत्ती और एक पत्ती के अणु को खींचने में प्रतिफलित होती है। अब अगला आता है कि वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौते की तरह है। कैसे? वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पौधे में अवशोषण और परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी का संभरण करना, मृदा में प्राप्त खनिज को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना, पत्ती की सतह पर वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक उसको ठंडा करना, कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार बनावट को नियंत्रित रखना। सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधे को जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित कर सकता है। वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में पुनः मृदा में देखा जा सकता है। खनिज पदार्थों का उद्ग्रहण एवं संचरण कैसे होता है? पौधे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त जल और खनिज के द्वारा ही की जाती है। खनिज आयनों का उद्ग्रहण, जल के समान खनिज तत्व जड़ों के द्वारा निष्क्रियता विधि के द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं। मृदा के अंदर खनिज के अवशोषित रूप में रहना, जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकता। दूसरा होता है आपका मृदा के अंतर्गत जल की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होती है। इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयन की सक्रिय उद्गरण में मूल यानी जड़ में जल विभव प्रवणता के कारण यह होता है। अतः परासरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए कुछ अलग बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से संचलन करते हैं। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा में सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कोशिका द्रव में भेजते हैं। सभी कोशिका की भित्ति अंतः त्वचा में कोशिका झिल्ली के ऊपर परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये कुछ विलय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं, लेकिन अन्य नहीं। अतः अंतः त्वचा की कोशिका के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे की विलय मात्रा एवं प्रकार जाइलम
में पहुंचते हैं और वहां समायोजित करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल अंतःत्वचा को सुबेरित की पट्टी होने के कारण एक ही दिशा में सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। खनिज आयनों का स्थानांतरण। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण करते हैं, या तो दोनों ही सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम तक पहुंचते हैं या उनका परिवहन पादप, तने और उसके सभी भागों के वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्यतः कुंडे पौधे की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जो शिखाग्र एवं पार्श्व विभाज्यों तक तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल, बीज, भंडारण अंग, खनिज आयनों के विसर्जन महीन शिराओं के अंतिम छोर तक कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण करते हैं। फ्लोएम परिवहन उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह करता है। देखिए इसमें आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित किया जाता है। सामान्यतः स्रोत के पौधों में एक हिस्सा माना जाता है जहां पर आहार संश्लेषित होता है, जैसे कि पत्तियां, और कुंड यह वह भाग है जहां भोजन एकत्रित होता है। लेकिन यह स्रोत और कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम और ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। जड़ों में एकत्र की गई शर्करा वसंत के प्रारंभ में स्रोत बन जाती है। इस समय पादप और नई कलिकाएं कुंड का काम करती हैं। प्रकाश संश्लेषी साधनों की वृद्धि परिवर्तन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अंतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर दोनों तरफा हो सकती है। जाइलम के साथ यह विपरीत है। इसमें गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर होती है, एक ही दिशा में होती है। यद्यपि वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह होता है, किंतु फ्लोएम का रस भोजन का प्रवाह सभी दिशाओं में कर सकता है और यह स्रोत या कुंड शर्करा का उपयोग संग्रहण या अपादान में यह सक्षम होता है। फ्लोएम रस मुख्यतः जल और शर्करा है, लेकिन अन्य शर्करा, हार्मोन और अमीनो अम्ल आदि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब आपको जो है दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह की परिकल्पना बता रही हूं मैं आपको। स्रोत व कुंड की ओर शर्करा स्थानांतरण के लिए आवश्यक या स्वीकृत किए गए क्रियाविधि को हम दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। जैसे स्रोत ग्लूकोज का संश्लेषित करता है, शर्करा में बदल जाता है। इसके बाद शर्करा सभी कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन या जीवांत फ्लोएम चालन नलिकाओं के द्वारा संचारित होती है। स्रोत का लोडिंग का यह प्रक्रिया फ्लोएम के साथ अति परिसारी अवस्था को उत्पन्न करता है। निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जब परासरी दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब क्षेत्र की ओर चला जाता है और कुंड की ओर परासरणी दाब निश्चित घटना में घटित होता है। एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने और उस कोशिका तक शर्करा ऊर्जा है जो स्टार्च या सेल्यूलोज में बदलती है, ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 11वीं के लेसन 11 पौधों में परिवहन का भाग 2 देखा, जिसमें मैंने आपको किस तरह से पौधे के अंदर जल का परिवहन या पौधे के अंदर उनके द्वारा खनिज का या कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन किस तरह होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी। आप इसका अध्ययन कीजिए और अब मैं गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उनको आप हल कीजिए, वो आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।